हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये चैप्टर है रेगुलेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंस की जो सर्विसेज है उसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मेजर आरबीआई और नाबार्ड दो ही रोल अदा करते हैं यहाँ पर, मतलब रेगुलेटर के तौर पर। तो हम यहाँ जानेंगे ऑल अबाउट ओवरऑल सेटअप ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेटअप के बारे में जानेंगे। आरबीआई का क्या रोल है जो है रूरल बैंकिंग या रूरल क्रेडिट के पर मतलब जो है उसमें परपेच में बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन मिड 50s टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे और कमेटी हेडेड बाय श्री A.D. गोरवाला। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम था उसको 1950 के आसपास में रीस्ट्रक्चर किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑल इंडिया क्रेडिट रूरल क्रेडिट सर्वे करवाया गया था, या एक कमेटी थी जिसके जो है हेड थे श्री A.D. गोरवाला। उनकी रिकमेंडेशन पर जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया। कमर्शियल बैंक्स वर इंडक्टेड इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट अंडर द पॉलिसी ऑफ सोशल कंट्रोल इन 1967। 1967 में कमर्शियल बैंकों को भी कहा गया कि आप एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट कमर्शियल बैंकों में नहीं होता था। 1967 में इनको कहा गया कि अब आप जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया हुआ है। अगर आप ध्यान दें, प्रायोरिटी सेक्टर क्यों हर एक बैंक के ऊपर लागू किया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, रूरल जो सेक्टर है, उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। मल्टी एजेंसी अप्रोच क्या होती है? मल्टी एजेंसी अप्रोच इज वन इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, ETC का मतलब इसमें RRB भी आ जाएगा, सब लोग आ जाते हैं। तो मल्टी एजेंसी मतलब एक एजेंसी नहीं लगी हुई है, कई सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, चाहे कमर्शियल बैंक्स हो गए, वर्क टुगेदर फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये सभी जो है एक साथ काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ईयर 1975 में RRB का गठन किया गया। ठीक है, वर इस्टेब्लिश्ड इन सेलेक्टेड एरियाज विथ एक्सक्लूसिव फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 1975 में RRB को इस्टेब्लिश किया गया। देखिए, आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि हर एक बात जो है एक तरीके से अलग टर्म है, एक हिसाब से अलग अलग बातें चल रही हैं, क्योंकि मैंने जो बहुत काम की चीज़ें उन्हें रखी हुई हैं, अदरवाइज जो है कहानी हटा दी है, इसीलिए जंप हो रहा है, पैराग्राफ में जंपिंग आ रही है। तो 1975 में RRB को इस्टेब्लिश किया गया था, सेलेक्टेड एरिया में इस्टेब्लिश किया गया। इनका फोकस था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर पर ध्यान देना। मार्जिनल फार्मर वो होती हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, उन्हें मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। द ओवरऑल सेटअप ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड, अगर ओवरऑल सेटअप में बात करें कि रूरल क्षेत्र में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक है ना, RRB, ये सभी आ जाते हैं इसमें ओवरऑल सेटअप में। अब हम बात करेंगे ओवरऑल सेटअप ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RFI। रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ओवरऑल सेटअप की बात करें, अंडर द मल्टी एजेंसी अप्रोच। मल्टी एजेंसी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कमर्शियल बैंक हो गए, RRBs हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, रिसीव एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड RBI। ठीक है, तो मल्टी एजेंसी अप्रोच में ये जितने भी बैंक हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और RBI की तरफ से लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। RBI इज प्रोवाइडिंग ओवरऑल गाइडेंस टू दीज इंस्टीट्यूशन फॉर देयर इफेक्टिव या इफिशिएंट फंक्शनिंग। RBI क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है इन इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें, चल सकें। नाबार्ड का भी जिक्र यहाँ जरूरी हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एंड SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आर प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सपोर्ट टू दीज इंस्टीट्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग द ग्राउंड लेवल क्रेडिट फ्लो टू द प्रायोरिटी एरिया। तो ये नाबार्ड हो गया, आपका SIDBI हो गया, ये क्या करते हैं? रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रीफाइनेंस मतलब बैंक का काम है लोन देना, और इनको लोन देने का काम कौन करता है? नाबार्ड और SIDBI। किसको? बैंक को। बैंक कस्टमर को लोन देता है, और बैंकों को कौन लोन देता है? SIDBI और नाबार्ड। तो वो रीफाइनेंस हो गया तो इनको रीफाइनेंस करके ये क्या करते हैं? क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रायोरिटी एरियाज में क्रेडिट यानी कि लोन बराबर मिलता रहे, उसके लिए रीफाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। जब बैंकों के पास पैसा कम होता है तो वो नाबार्ड और SIDBI उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फंक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ RBI इन रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग में आपका RBI का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें बातें करनी है। आफ्टर सेटिंग अप एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD इन 1935, RBI इनिशिएटेड सेवरल पॉलिसी मेजर इन एरिया ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट के लिए, लोन के लिए बहुत सारी पॉलिसी आई
कब आई? 1935 में, जब इन्होंने सेटअप किया गया ACD, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट सेट किया गया। RBI के अंदर में ही एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया गया। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए रूरल क्रेडिट को इंप्रूव करने के लिए। रोल ऑफ RBI इन रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट में RBI का क्या रोल है, सवाल ये है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 17 ऑफ RBI एक्ट इनवाइसेज प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट बाय बैंक फॉर सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो RBI एक्ट का सेक्शन 17 बात करता है किसके बारे में? एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में, जिसमें ये हर सीजन में जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं, मतलब खेत की जुताई होती है ना, उसके बाद में हम उसको बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए, और उनको मार्केटिंग मतलब मार्केट में पहुंचाना, उनको लोगों तक पहुंचाना, है ना, इन सभी कामों के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात जो है सेक्शन 17 में होती है। The first 20 year from 1935 to 1954, the role of agricultural credit department was confined to conducting studies and advising state government। तो अगर देखा जाए तो 1935 से लेकर के 1954 तक जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था RBI में, उसका काम था कि वो स्टडी कंडक्ट किया करता था, चीज़ों को एनालाइज करते थे और उसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को जो है मतलब सलाह देते थे कि क्या करने की आवश्यकता है। Several initiatives have been undertaken to expand banking services to remote area of the country। बहुत सारी काम किए गए जिनकी सहायता से हम जो दूर स्थित जो है कंट्री के दूर दूर स्थित में एरियाज हैं जहाँ पर नॉर्मली जीवन मतलब ऐसे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, उन सभी जगहों पर भी बैंकिंग पहुँचाने की कोशिश की गई। गिवन द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन ओपनिंग ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेज। चैलेंज था किस चीज़ का कि हम जो है एक ब्रिक एंड मोर्टार ईंटें और इन सब से बना हुआ जो जिस ब्रांच में आप बैठे हैं वो ब्रिक एंड मोर्टार की ब्रांच है। ओके, तो इनको एक्सपैंड करना, इनको ओपन करना एट ए रैपिड पेस ड्यू टू रिसोर्स एंड टाइम कंस्ट्रेंट। हमें बहुत तेज़ी के साथ में ब्रांचें खोलने की जरूरत थी, लेकिन समस्या क्या थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, एम्प्लॉय भी कम थे। अगर हम बात करें 1950 और 60 की तो दिक्कत बहुत थी, है ना, 2 वक्त की रोटी भी जो है थोड़ा सा दुर्लभ थी, लेकिन अब वहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं है, समय भी नहीं है हमारे पास में, तो इन सब वजहों से मतलब चैलेंजेस बहुत सारे थे। बैंक हैव बीन इनकरेज टू अवेल सर्विसेज ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट BC, बिजनेस फैसिलिटेटर VF टू फर्दर देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट। तो इसी वजह से चूंकि हम ब्रांचेज नहीं खोल पा रहे थे तो बैंकों को इनकरेज किया गया कि आप BC की फैसिलिटी यूज करिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट करिए, बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट करिए, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। फर्दर रिजर्व बैंक हैज नाउ रिमूव्ड सम ऑफ द मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ BC मॉडल। इट हैज अलाउड फॉर प्रॉफिट NBFC to work as BC and the requirement of BC touch point being within 30 किलोमीटर ऑफ द ब्रांच हैज़ बीन रिमूव्ड। तो RBI ने मतलब जो है BC को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, BC मॉडल को सही से यूज कर सकें, तो उसके लिए कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिए। जैसे जो फॉर प्रॉफिट NBFC हैं वो BC एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद में BC एजेंट का जो टच पॉइंट होना चाहिए वो ब्रांच से 30 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ओके, द रेगुलेटर हैज मैंडेटेड द बैंक टू ओपन 25% ऑफ दीज आउटलेट्स यानी ब्रांचेज इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर। उन्होंने कहा कि आप 25% ब्रांचेज URC में खोलिए, अनबैंक्ड रूरल सेंटर, मतलब ऐसी जगह जहां तो बैंक नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आपको 25%, अगर आप 100 ब्रांचें खोलें तो उसमें से 25 ब्रांचें आपकी ऐसी जगहों पर होनी चाहिए। अब इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो है मतलब आप उधर की तरफ बैंकों के लिए मजबूरी हो गई कि अब 25% ब्रांचेज 100 खोलनी है तो 75 चाहे मेट्रो सिटी में खोल लो, मुंबई और दिल्ली में खोल लो, लेकिन 25 ब्रांचें ऐसी होंगी जो गाँव में खुलेंगी और प्लस अनबैंक्ड होनी चाहिए, यानी वहाँ पर बैंक का कोई जिक्र पहले से नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हमने बात की कि जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया 1950 में, किसके आधार पर, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे का जो रिकमेंडेशन आया था, या एक कमेटी थी जिसके हेड थे AD गोरवाला, इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। ठीक है। 1967 तक आते आते कमर्शियल बैंकों को भी कहा गया कि आप एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे। मल्टी एजेंसी अप्रोच वो होती है जिसमें एक एजेंसी नहीं बल्कि कई एजेंसियां, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक हो गए और आपके RRB हो गए, अगर ये सारे एक साथ मिलकर काम करें तो उसे मल्टी एजेंसी अप्रोच कहते हैं। 1975 में RRB को इस्टेब्लिश किया गया, रीजनल रूरल बैंकों को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को सहायता दी जा सके। मार्जिनल फार्मर वो होता है इसके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होती है, स्मॉल फार्मर वो होता है इसका 1 हेक्टेयर से लेकर के होती है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद में ओवरऑल सेटअप रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हमने बात की। तो मल्टी एजेंसी अप्रोच में कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव
सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी आते हैं। इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है बराबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आरबीआई का काम होता है कि वो गाइड करेगा इन इंस्टीट्यूशन को ताकि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें। नाबार्ड हो गए और सिडबी हो गए, इनका काम होता है रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हैं, उनमें क्रेडिट का फ्लो बना रहे। फिर हमने बात की आरबीआई का क्या रोल और फंक्शन, पॉलिसीज़ क्या हैं। तो 1935 में ही एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई के अंदर में ही, ताकि जो है रूरल क्रेडिट को बढ़ावा दिया जा सके। आरबीआई का रूरल क्रेडिट में क्या रोल है, तो आरबीआई एक्ट का सेक्शन, आरबीआई एक्ट 1935 में आया था, उसका सेक्शन 17 ऑलरेडी बताता है कि आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा सीजनल एग्रीकल्चर कामों के लिए, मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए। शुरू के 20 साल तक, 1935 से 1954 तक, याद रखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट जो था वो केवल स्टडीज किया करता था कि हाँ कहाँ पर जो है लोन जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह दे दिया करता था। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको रिमोट एरिया में पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब जो चैलेंजेस जो है, प्रॉब्लम क्या थी कि हम ब्रिक और मोर्टार वाली यानी कि जैसी ब्रांचेज है वैसी हम ब्रांचेज नहीं खोल पा रहे थे, पैसों की भी कमी थी, एम्प्लॉय की भी कमी थी, समय की भी कमी थी। तो ऐसे में बैंकों को इनकरेज किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया कि आप बैंक ना खोल करके, ब्रांच ना खोल करके आप बीसी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बैंक फैसिलिटेटर या वीएफ का अपॉइंटमेंट करिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। आरबीआई ने कुछ सर्टेन जो बीसी मॉडल पर रिस्ट्रिक्शन है उनको भी हटा दिया, जैसे जो फॉर प्रॉफिट एनबीएफसी थी उनको भी बीसी के तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी, और बीसी का जो टच पॉइंट होना चाहिए वो ब्रांच के 30 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शन हटाई गई। ब्रांचें रूरल एरिया में ज़्यादा खुलें उसके लिए आरबीआई ने मैंडेट कर दिया कि भाई जो भी ब्रांचें खोलो, जितनी भी खोलो, उनमें से 25% ब्रांचेज आपको अनबैंक्ड रूरल सेंटर में खोलनी होंगी। अब हम आगे बात करेंगे इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर रूरल क्रेडिट। तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो थी मेड सेवरल रिकमेंडेशन नोन एज इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर रूरल क्रेडिट। तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर रूरल क्रेडिट का मतलब, इंटीग्रेट मतलब सबको एक साथ मिला लेना, तो उसी किसकी रिकमेंडेशन थी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिकमेंडेशन थी। इट ऑब्जर्व दैट ओनली 3% ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट वाज सप्लाइड बाई कोऑपरेटिव एंड रेस्ट वर मनी बाय द मनी लेंडर। इन्होंने देखा कि 3% जो है लोन केवल जनता जनार्दन को, कोऑपरेटिव जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा दिया जाता है, बाकी 97% ये जो है सेठ साहूकार और इनसे ले रहे हैं। उसका असर क्या हुआ कि भाई हमें अपने मतलब रूरल एरिया में लोन के प्रोफाइल को ठीक करने की जरूरत है। टोटल बारोइंग ऑफ द कल्टीवेटर्स इन द कंट्री 1951-52 वाज 750 करोड़। 1951-52 में जो टोटल कर्जा जो है जो किसानों ने ले रखा था वो 750 करोड़ रुपए का था। इसकी वजह से क्या हुआ, आरबीआई ने 2 नेशनल फंड इस्टेब्लिश किए। इसी रिकमेंडेशन पर इंटीग्रेटेड स्कीम रूरल क्रेडिट की स्कीम के तहत 2 फंड इस्टेब्लिश किए गए। पहला NACLTU, ठीक है, और दूसरा NACS। तो देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट NAC नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया, और दूसरा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया। NACLTO यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस फंड हैज़ एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 करोड़, और फंड कैन बी यूटिलाइज, इसमें 10 करोड़ रुपए का इनिशियल कंट्रीब्यूशन किया गया, और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते थे, फॉर ग्रांट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर दिया जा सकता था ये पैसा। फॉर ग्रांट ऑफ मीडियम टर्म लोन टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को मीडियम टर्म के लिए लोन दे सकते थे। एंड फॉर लोन टू स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट, स्टेट की लैंड डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर लोन दिया जा सकता था। जो NAC स्टेबलाइजेशन फंड था वाज टू बी यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म लोन इनटू मीडियम टर्म लोन। अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है उसको मीडियम में कन्वर्ट करना तो उसके लिए NAC नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट ये फंड स्टेबलाइजेशन फंड को यूज किया जा सकता था। फिर जरूरत महसूस हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट। तो इन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देना है तो SBI का एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी हुआ था। ये किसने कहा था, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने कहा था। उसका असर ये हुआ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कोऑपरेशन इन 1963 एज इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशन। आरबीआई के एसोसिएट के तौर पर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1963 में 1963 में इस्टेब्लिश किया गया। सब्सिक्वेंटली इट वाज रीनेम्ड, बाद में इसका नाम चेंज करके ARDC कर दिया गया, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन कर दिया गया। एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड
डेवलपमेंट शब्द यहाँ जोड़ दिया गया, कोऑपरेशन, ठीक है। टू फैसिलिटेट कैरिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बाई कोऑपरेशन, ताकि कोऑपरेशन द्वारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा सके। पहले एग्रीकल्चर का सिर्फ रीफाइनेंस करती थी, अब डेवलपमेंट के कामों के लिए भी ये लोन देना शुरू कर दिए। ARDC was primarily a refinance agency to make available term credit for agricultural development for compact area development scheme। तो ARDC का प्राइमरीली एक रिफाइनेंस एजेंसी थी ताकि वो टर्म क्रेडिट अवेलेबल कर, टर्म क्रेडिट मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉर कॉम्पैक्ट एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो मतलब छोटे एरियाज, कॉम्पैक्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीमें आती थी उनके वहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया सके, उसके लिए ये क्या करते थे, रीफाइनेंस प्रोवाइड करते थे। ध्यान दीजिएगा, रीफाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, खुद फाइनेंस नहीं देते हैं। ओके, सेटिंग अप REC SFDA MFAL, ठीक है। REC क्या होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। SFDA स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। MFAL तो मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स प्रोजेक्ट, ये हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1969 की रिकमेंडेशन के आधार पर पहला काम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया इन 1969 टू फाइनेंस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। तो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए जो स्कीम थी उनको फाइनेंस करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ही बना दिया गया। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स प्रोजेक्ट MFAL were set up to deal with the problems of small farmers and agricultural laborer and to ensure availability of agricultural input services and credits। तो इनको इस्टेब्लिश किया गया SFDA और MFAL को, ताकि जो छोटे किसान हैं एग्रीकल्चर में, जो लेबर काम करते हैं, उनको एग्रीकल्चरल इनपुट मिल सके, यानी कि उनको क्रेडिट मिल सके, लोन मिल सके, सर्विसेज मिल सके। इनपुट का मतलब यहाँ पर जो है खाद, बीज, ये सारी चीज़ें इनको अवेलेबल करवाई जा सके, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। RBI एंड कोऑपरेटिव्स की बात करें तो RBI प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट बाय कोऑपरेटिव सेक्टर टिल द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। तो जब तक नाबार्ड नहीं बना था तब तक RBI ही कोऑपरेटिव बैंकों को देखता था। तो रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को संभालने का काम RBI ही करता था। तो इसका रोल अगर हम समराइज करें, RBI ने क्या क्या किया है, फाइनेंस के लिए प्रोविजन करना, प्रमोशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंक्लूडिंग एडवाइजरी रोल। तो फाइनेंस के लिए प्रोविजन करना, यानी कि कोऑपरेटिव को फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, प्रमोशन करते थे जिसमें एडवाइजरी रोल यानी कि सलाह भी देते थे, रेगुलेटरी फंक्शन यानी RBI जो है कोऑपरेटिव को जो है RBI क्या करते थे, कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट भी किया करता था, ठीक है। लेकिन जब नाबार्ड बन गया फ्रेंड्स तो उसके बाद कोऑपरेटिव को हैंडल करने की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंप दी गई। RBI और कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो टिल 1967 फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर आर कंसिडर्ड टू बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। 1967 याद करिए, मैंने आपको बताया था 1967 में ही कमर्शियल बैंकों को कहा गया था कि अब आप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी करेंगे। उसके पहले 1967 तक कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ये कोऑपरेटिव जो बैंक वगैरह हुए थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वही एग्रीकल्चर को फाइनेंस करेंगे। कमर्शियल बैंक को पहली बार जो है 1967 में कहा गया कि अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल बैंक के रोल की बात करें, लेंडिंग टू एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन 1969। तो कमर्शियल बैंकों का 1969 में जब 14 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक थे उनका जब नेशनलाइजेशन किया गया, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर में लेंडिंग का जो इनका रोल था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। RBI ने मेजर क्या एफर्ट किए, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1967 में ही प्रायोरिटी सेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर के आया RBI। साथ ही साथ में लीड बैंक स्कीम 1969 में लाया, RBI के द्वारा लाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ DRI स्कीम, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, DRI स्कीम 1972 में लेकर के आया RBI। एडवाइजिंग बैंक टू अडॉप्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड लिबराइज द सिक्योरिटी एंड मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। RBI ने बैंकों को कहा कि सिंप्लीफाइड जो है फॉर्म को आसान करिए, उसके बाद में सिक्योरिटी ज़्यादा ना मांगिए, मार्जिन मनी की भी रिक्वायरमेंट कम करिए। ये सारी सलाह भी RBI ने उनको दी। RBI और जो है रीजनल बैंक की अगर हम बात कर लें, उसके बाद में नाबार्ड के फार्मेशन की बात करनी है, तो इसको पहले एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड। कोई ज़्यादा यहाँ डिफ़िकल्टी है नहीं मेरे ख्याल से। तो हमने बात की इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर रूरल क्रेडिट की। तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और उसी के आधार पर इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर रूरल क्रेडिट सामने आई। ये ऑब्जर्व किया गया इस कमेटी के द्वारा कि केवल 3% लोन जो है कोऑपरेटिव से मिलते हैं, बाकी जो है 97% लोन
सेठ साहूकार और महाजन से मिल रहे हैं। और उस समय 1951-52 में जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे उनके द्वारा जो टोटल लोन लिया गया था 750 करोड़ का था। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आरबीआई ने 2 नेशनल फंड इस्टेब्लिश किए। पहला एनएसी नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस फंड, और दूसरा जो है एनएसीएस यानी नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड। NACLTO फंड जो है उसमें शुरुआत में 10 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था। इसका काम था स्टेट गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना, स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को जो है मीडियम टर्म के लिए लोन देना, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को लोन देना। ठीक है, NAC स्टेबलाइज जो फंड था उसका यूटिलाइजेशन शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट करने के लिए किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेटअप की भी बात रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया कि SBI का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए। उसका असर ये हुआ कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद में एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, ध्यान दीजिएगा रीफाइनेंस की बात हो रही है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो RBI ने 1963 में एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया। RBI का एसोसिएट था, यानी कि RBI के अंडर में था ये। बाद में इसको रीनेम किया गया, ARDC किया गया, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू फैसिलिटेट कैरिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी बाई कॉर्पोरेशन। ARDC को प्राइमरली जो है रिफाइनेंस एजेंसी थी ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। REC, SFDA और MEAL का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1969 की रिकमेंडेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण की स्कीम को बढ़ावा देने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में SFDA, छोटे किसानों को जो प्रॉब्लम आती है उनके लिए स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश की गई। मार्जिनल किसानों और एग्रीकल्चर लेबर को जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए MFAL, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट को लाया गया ताकि उनको जो ये छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं या जो लेबर हैं उसमें उनको सर्विसेज, लोन और जो है बीज, खाद वगैरह आसानी से मिल सके। RBI और कोऑपरेटिव की अगर हम बात करें तो RBI ने बहुत मेजर रोल अदा किया था रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को एक्सपेंड करके। और नाबार्ड के बनने के पहले कोऑपरेटिव्स को RBI ही मैनेज करते थे। RBI क्या क्या करता था, फाइनेंस के लिए मतलब इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था करता था, सलाह देता था, प्रमोशन की एक्टिविटीज़ में इनको हेल्प करता था, और रेगुलेशन भी RBI ही किया करता था। RBI और कमर्शियल की बैंक की अगर बात करें तो 1967 तक एग्रीकल्चर में जो लोन देने की बात थी उसमें जिम्मेदारी कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की ही होती थी, यानी कि माना जाता था कि सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट जो संस्थाएं हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो लोन दें। कमर्शियल बैंक को जो है पहली बार 1967 में कहा गया कि अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोन देंगे, सॉरी, और यहाँ पर ही प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन भी इंट्रोड्यूस होती 1967 में ही। ठीक है, कमर्शियल बैंक का रोल और ज़्यादा बढ़ गया जब 1969 में 14 जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, तो इनका जो है रोल और ज़्यादा मेजर हो गया। RBI ने और भी बहुत सारे एफर्ट डाले, जैसे 1967 में ही प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, लीड बैंक स्कीम भी लेकर आए। ठीक है, वो भी हमें पढ़नी है। DRI स्कीम आई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम आई। बैंकों को सलाह दी गई कि अपने फॉर्म को सिंप्लीफाई करिए, सिक्योरिटी ज़्यादा मत मांगिए, मार्जिन मनी को भी कम करिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हुई। ठीक है, सिक्योरिटी आपको पता ही है, अगर कोई लोन लेने आ रहा है 1 लाख रुपए तो उसके बदले में जो आप बंधक रखते हैं, मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट होता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए के लोन की बात की तो बैंक क्या कहता है कि 10% तुम खुद जुगाड़ करो, बाकी का 90% हम लोन दे देंगे। तो 90% मतलब 9 लाख रुपए लोन आपको मिल जाएगा, 1 लाख आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। तो दैट इज, ये जो 10% है इसे ही मार्जिन मनी कहा जाता है। ओके, RBI और RBI और रीजनल रूरल बैंक यानी RRB की बात अगर हम करें तो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक द RRBs वर इस्टेब्लिश्ड ऑन 20 अक्टूबर 1975 20 अक्टूबर 1975 इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक की रिकमेंडेशन पर RRB को इस्टेब्लिश किया गया 20 अक्टूबर 1975 में। सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। RRB का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रेडिट फैसिलिटी टू रूरल पुअर नेमली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल आर्टिसियन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो RRB को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो लोन दे सकें किसको, ग्रामीण जो लोग, गरीब लोग हैं, स्मॉल छोटे और मार्जिनल किसान जो हैं, एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं, ये जो कलाकार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्टिस्ट जो होते हैं, और छोटे दर्जे के जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन हैं, उनको जो है लोन प्रोवाइड करना। नाबार्ड के फॉर्मेशन के बाद में RBI फंक्शन रिलेटिंग टू RRB वाज ट्रांसफर टू नाबार्ड। जब नाबार्ड बनाया गया तो उसके बाद RBI जो है RRB से रिलेटेड चीज़ों को उसने उठा करके नाबार्ड को सौंप दिया कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, RBI जो है नाबार्ड मतलब ग्रामीण क्षेत्र के इस काम को नहीं देखेगा। प्रेजेंटली नाबार्ड लुक आफ्टर प्रमोशनल एंड रीफाइनेंस वर्क बिसाइड सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ
ऑफ आरआरबी। तो आरआरबी के प्रमोशनल और रीफाइनेंस रिलेटेड वर्क, सुपरविजन और इंस्पेक्शन का वर्क, ये सारे के सारे जिम्मेदारियां नाबार्ड के पास आ गई। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या हुआ था, आरबीआई एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, CRAFICARD। ये एक कमेटी बनाएगी साहब, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए एक कमेटी इन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री बी शिवरमन। ठीक है, तो इसके हेड कौन थे, बी शिवरमन, फार्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन के ये मेंबर थे, श्री बी शिवरमन जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। मार्च 1979 में ये कमेटी गठित होती है, CRAFICARD। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फ्रेंड जो है नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो थोड़ा ये जरा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं, खतरनाक सा इसका फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा, कम से कम इस व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिए। श्री बी श्रीनिवासन इस कमेटी के हेड थे और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर बिना नाबार्ड के संभव ही नहीं है। ओके, मतलब रूरल बैंकिंग में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में नाबार्ड। ओके, तो ऐसे में नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन था उसका हेड, श्री बी शिवरमन। ठीक है, श्री बी शिवरमन। ओके, उसके बाद में ये जो कमेटी थी रिकमेंडेड, ये 1979 में बनी थी, 2 साल बाद 1981 में इन्होंने रिकमेंड किया द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट बैंक। इन्होंने कहा कि एक अलग बैंक बनाइए नेशनल लेवल पर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आरबीआई, जो कि आरबीआई की छत्र छाया में रहेगा, टू बी नोन एज। इन्होंने ही कहा कि अब एक अलग बैंक बनाइए जो आरबीआई के अंडर में होगा, लेकिन नेशनल लेवल का होना चाहिए, जिसका नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रखा गया एज ए रीफाइनेंस एजेंसी फॉर द एंटायर रूरल क्रेडिट सिस्टम। इसे रीफाइनेंस एजेंसी, ये खुद लोन नहीं देगा, रीफाइनेंस करेगा, वो लोन जो दिए रहेंगे उनको लोन देगा, यानी बैंकों को लोन प्रोवाइड करेगा ताकि पूरे रूरल क्रेडिट सिस्टम को मजबूत किया जा सके। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली इनकी रिकमेंडेशन को और नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 में एग्जिस्टेंस में आ गया बाई ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो जब नाबार्ड बना तो आरबीआई ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंप दी एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ देन एआरडीसी, जो एआरडीसी थी एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन था, उसका जो रीफाइनेंस वाली जिम्मेदारी थी वो भी नाबार्ड को सौंप दी गई। नाबार्ड फंक्शंस एज ए डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के ही जो है गाइडेंस और सुपरविजन में फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर नाबार्ड काम करता है। ओके, आरबीआई और आरबीआई एंड आरआरबी की अगर हम बात करें तो वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक जो था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर आरआरबी को 20 अक्टूबर 1975 को इस्टेब्लिश किया गया था। 20 अक्टूबर 1975 में कंट्री के सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आरआरबी का रोल था, प्राइमरली उद्देश्य था गांव के जो गरीब लोग हैं उनको लोन देना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो आर्टिस्ट हैं और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, उसके बाद में नाबार्ड बना। जब नाबार्ड बना तो आरबीआई ने क्या किया, ये जो आरआरबी से रिलेटेड जिम्मेदारी थी वो नाबार्ड को सौंप दी। नाबार्ड ही इस समय आरआरबी के प्रमोशन का, रीफाइनेंस का, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, ये सारे काम देखता है। नाबार्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो एक कमेटी बनाई गई थी CRAFICARD, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसी एक एजेंसी बनाई गई जिसके हेड थे श्री बी शिवरमन। ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें नेशनल लेवल पर एक डिफरेंट बैंक की जरूरत है जो कि आरबीआई की छत्रछाया यानी अम्ब्रेला के नीचे ही काम करेगा, और इसका नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड रखा गया, और ये रीफाइनेंस एजेंसी के तौर पर काम करेगा पूरे ग्रामीण क्षेत्र के क्रेडिट सिस्टम के लिए। तो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और उसके एग्जिस्टेंस में आने के साथ में आरबीआई ने अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट जो फंक्शन था, एग्रीकल्चर जो क्रेडिट का जिम्मेदारी थी वो, और साथ ही साथ में एआरडीसी यानी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का जो रीफाइनेंस फंक्शन था उसको जो है उठा करके इन्होंने नाबार्ड को सौंप दिया। नाबार्ड जो है आरबीआई के सुपरविजन और गाइडेंस में ही एक रीफाइनेंस एजेंसी के तौर पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम नाबार्ड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नाबार्ड ही अगला टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच।